मित्रों नमस्कार। आज जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझे आमंत्रित किया है अपने एक नियमित प्रोग्राम लेखक का पहला उपन्यास। मैं सबसे पहले जन सुलभ पुस्तकालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, और आभार मैं इस रूप में भी करता हूं कि ये 2020 जो मेरा पहला उपन्यास काला पहाड़, जिसको कि आप ये देख सकते हैं, यह इसका 20वां वर्ष है। अगर हम इसको देसी ज़बान में कहें तो काला पहाड़ एक तरह से अपनी युवावस्था में प्रवेश कर गया है, और किसी रचना के लिए 20 वर्ष का अंतराल कम नहीं होता। मैं कई बार ये सोचता हूं कि एक रचना की जो सार्थकता है उसका जब हम मूल्यांकन करने बैठते हैं तो उसका मूल्यांकन का आधार यह होता है कि वो कितनी पुरानी कृति है, उसकी सामयिकता 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद कितनी है। यानी उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो गोदान की आज क्या सार्थकता है, मैला आंचल की आज क्या सार्थकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो किसी रचना का मूल्यांकन या उसकी सार्थकता, मैं समझता हूं कि वो कुछ ही वर्षों में नहीं, जब 1 या 2 या इसके बाद 3 दशक गुजर जाते हैं तब पता चलता है। क्योंकि ये मेरा पहला उपन्यास था और मैं ये स्वीकार करने में अपने मित्रों के सामने मुझे कोई हर्ज नहीं है कि इस उपन्यास ने सचमुच, मैं आज जिस मकाम पर हूँ एक लेखक के रूप में, जो मेरी पहचान है, या आप लोग जो मुझे लेखक के रूप में जानते हैं, उसका श्रेय मैं इसी काला पहाड़ उपन्यास को देता हूं। क्योंकि उपन्यास के बारे में यह भी कहा जाता है कि आप, ये एक धारणा है, मैं कह नहीं सकता उसको पूरी तरह से, कि एक धारणा है कि आप कितनी ही कहानियां लिखिए, लेकिन एक लेखक के धैर्य, संयम और उसकी परिपक्वता की जो असली पहचान होती है वो उपन्यास से ही होती है। मेरा ये अपना मानना है। हालांकि ये उपन्यास 1999 में आया था, और उसके बाद आज मैं अगर कहूँ इन पिछले 20 वर्षों में काला पहाड़ के बाद मेरे 7 उपन्यास और आए हैं। जैसे 2004 में मेरा दूसरा उपन्यास आया था, बाबल तेरा देश में। उसकी पृष्ठभूमि भी मेवात ही थी। उसके बाद 2008 में मेरा तीसरा उपन्यास आता है, जो भारतीय समाज में, जिसको कि अपराधी जनजाति कहा जाता है, क्रिमिनल ट्राइब्स, उसमें से एक समुदाय, कंजर समुदाय के केंद्र में रखकर लिखा गया था, रेत। वो 2008 में आता है। और उसके बाद 2014 में मेरा चौथा उपन्यास आता है, नरक मसीहा। नरक मसीहा भारत में जो पिछले कुछ दशकों से जो बहुत तेजी से एक एनजीओ संस्कृति का विस्तार हुआ है, उसको केंद्र में रखकर लिखा गया है। लेकिन 2014 से के बाद से लेकर, कहना चाहिए कि 2014 से लेकर 2020 है, जो मेरा पहला अंतराल हर रचना के बीच में लगभग 4, 4.5 या 5 वर्ष का होता था, उसमें थोड़ी सी गति आई। और उसके बाद 16 में हलाला, 18 में सुरबंजारन, 19 में वंचना, 20 में शकुंतिका। और आपको शायद सुन के ये हैरानी हो कि अभी मैंने एक और उपन्यास पूरा करके प्रकाशक को दिया है, खानजादा। ये मेरा 9वां उपन्यास है। तो मैं शुरू करता हूं अपने
पहले उपन्यास काला पहाड़ से। काला पहाड़ दरअसल जिस दौरान लिखा जा रहा था, यह वह दौर था जब 90 के दशक में इस देश के गांव देहातों से शहरों की तरफ बहुत तेजी से पलायन हो रहा था। यह वह दौर था जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नए सिरे से जन्म ले रहा था। यानी आपको याद होगा कि पिछले दशक के 90 दशक में, पिछली सदी के 90 दशक में 1990 के आसपास इस देश में एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। उसकी कहानी आप सबको पता है। उसके कुछ ही वर्षों बाद 1992 में इस देश में, मैं तो एक लेखक के रूप में इसको बहुत बड़ी दुर्घटना, एक त्रासद दुर्घटना कहूँगा, जिसमें कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। मैं विध्वंस या ढहाने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, शहीद किया गया था। यानी अगर हम देखें तो 1990 और 1992 का ये वह दौर था जब बहुत तेजी से इस देश में, आज़ाद भारत में, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हुआ। पहली बार इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो हुआ था वो पार्टीशन, विभाजन के दौरान 1947 में हुआ था, जब बंटवारा हुआ था। उसके बाद, क्योंकि वो हमने देखा नहीं वो दौर, लेकिन उसके बाद जो दूसरा ध्रुवीकरण था, जो मैं अपने ये एक लेखक और एक व्यक्ति के रूप में मैं जो मानता हूं, वो ध्रुवीकरण था 1984 के सिख विरोधी दंगे। मैंने वो दंगे अपनी आंखों से देखे दिल्ली जैसे शहर में, कि किस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ हिंदू जनमानस किस तरह से घृणा के चलते, कहना चाहिए कि एक समुदाय विशेष के लोगों का जनसंहार किया गया था। और वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण धीरे धीरे आगे जाके 1990 में वो उसकी, कहना चाहिए, फिर नए सिरे से शुरुआत होती है। और 1992 में वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पूरी तरह से इस देश में, कहना चाहिए, उसने अपनी जगह बनाई। और उसके बाद जो इस देश के हालात हैं, मैं समझता हूं कि वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। काला पहाड़ की मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता दूं। मित्रों, इस उपन्यास की पृष्ठभूमि मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र वो क्षेत्र है जो कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह इलाका पूरी तरह से अलिखित और अनदेखा रह गया। यानी वो मेवात है कि जहां जब विभाजन हुआ था और विभाजन के दौरान इस देश का जब अल्पसंख्यक समुदाय, यानी मुस्लिम समुदाय, जब पाकिस्तान जा रहा था, तो इस मेवात के मेव मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। कुछ लोग चले गए थे, हालांकि बाद में गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने मिलकर इन लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं, आप इसी मुल्क में रहेंगे। तो ये वो मेवात था। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेवात की जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। काला पहाड़ दरअसल इसी सांस्कृतिक समृद्ध, जिसको कहना चाहिए, उसका ये आईना मैं मानता हूं इसको। और चूंकि यह मेरा पहला उपन्यास था, और पहले उपन्यास में दरअसल क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो उस तरह की अनगढ़ताएँ और जो ढब, जिसका कहन का जो ढब है, चूँकि अगर इस उपन्यास को आज लिखूं तो शायद हो सकता है कि मैं उस तरह से नहीं लिख पाऊं। और ये उपन्यास अपनी, कहना चाहिए कि आकार में ये लगभग 460 पृष्ठों का उपन्यास है। 460 पृष्ठों का उपन्यास। और कहते हैं कि जीवन में, किसी भी लेखक के जीवन में सिर्फ एक या दो ही उपन्यास होते हैं जिनकी वजह से उस लेखक की पहचान होती है। आप प्रेमचंद देख लीजिए, रेणु देख लीजिए, शिलार शुक्ल जी देख लीजिए, आपके सामने ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनकी की पहचान एकाध ही कृति से बनती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जब एक लेखक के रूप में, इस वक्त वर्तमान में,
जब हमारे या मेरे लेखन पर जब बात होती है तो सबसे पहले काला पहाड़ को ही सामने रखा जाता है। यानी काला पहाड़ के बरक्स जो मेरा एक साहित्यिक लेखन है, खासतौर से उपन्यास का, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है। इस उपन्यास को लिखने के पीछे दरअसल एक वाकया ये हुआ था कि मेरा एक कहानी संग्रह है 80 मॉडल उर्फ सूबेदार, ये 1994 में आया था। उससे पहले मैंने कुछ कहानियाँ लिखी थी, मेरे दो संग्रह आ चुके थे, और इसमें इसकी जो 9 कहानियाँ थी, इसमें से लगभग आधी कहानियाँ मेवाती पृष्ठभूमि को लेकर थी, जिसमें एक कहानी इसमें भूकंप कहानी है, जो कि 1990 में जिस तरह से मेवात जैसे इलाके में बहुत ज़बरदस्त सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक तनाव ही कहूँगा मैं उसको, और लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था। और चूंकि ये मैं दरअसल मेवों के साथ मुसलमान लगाता हूँ मैं, अगर मैं मेव कहूँगा तो शायद आप थोड़ा भ्रम में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं मेव मुसलमान कहता हूँ मैं, क्योंकि ये हैं मुसलमान लेकिन इनके बहुत सारे रीति रिवाज वो हिंदुओं से काफ़ी नज़दीक हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसे तथ्य हैं कि इन लोगों ने, ये तोमर वंश के यदुवंशी और चंद्रवंशी अपने आप को मानते हैं, और इन्होंने इस्लाम जो कबूल किया था वो फिरोज शाह तुगलक के समय में, जब ये 2 भाई थे समरपाल और सोमरपाल, इन्होंने चिराग दहलवी साहब के पास जाकर फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ये लोग गए थे, और वहाँ इन्होंने पहली बार स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनका संबंध, ये अपने आप को आज भी चंद्रवंशी और सूरजवंशी मानते हैं। इसका प्रमाण एक ये भी है कि जब अब्दुल रहीम खाना, शायद आपको मैं एक नई जानकारी दूं कि जो ब्रज के बहुत बड़े कवि रहीम, अब्दुल रहीम खाना, उनकी माँ जब उनका निकाह हुआ था महाबानो से, तो महाबानो ने शादी के दूसरी तीसरी रात को ही रहीम से एक सवाल किया था कि आपकी इतनी अच्छी हिंदवी कैसे है। हिंदवी शब्द उसने इस्तेमाल किया। रहीम धीरे से मुस्कुराया और उसने अपनी नई नवेली पत्नी महाबानो को जवाब दिया कि मैं दरअसल आधा मुसलमान और आधा हिंदू हूं। आधा मुसलमान तो समझ में आता है कि उनके पिता बैरम खां थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को आधा हिंदू बताया तो महाबानो, उनकी पत्नी, थोड़ी चौंकी और उन्होंने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं आप। कहने लगा हाँ। कहने लगा तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ दरअसल एक मुसलमान राजपूत की बेटी है, सलीमा। दरअसल रहीम की माँ सलीमा बेगम इसी हसन खां मेवाती, जो कि एक तरह से अंतिम शासक था मेवात का, और उसने 1527 में जब बाबर के खिलाफ राणा सांगा की जंग खानवा में हुई थी, भरतपुर के और आगरा के पास, और उस जंग में हसन खां मेवाती शहीद भी हो गया था। तो उसके बाद जब हुमायूं दोबारा, जब उसको शेरशाह सूरी मुल्क से खदेड़ देता है, जब दोबारा शेरशाह सूरी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो हुमायूं जब इस देश में वापस आता है तो वो ये कोशिश करता है कि जो यहाँ के पुराने जो बादशाह, राजा, महाराजा हैं, उनसे रिश्ते कायम किए जाएं। तो उसी क्रम में सबसे पहले, चूंकि मेवात बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ, या आपने अलवर, तिजारा, ये जो दरअसल अरावली है, अरावली को अब आप कहेंगे कि काला पहाड़ शीर्षक, दरअसल मेवात में अरावली को काला पहाड़ कहते हैं, और ये इसका शीर्षक, चूंकि इसकी पृष्ठभूमि मेवात है तो इसलिए इसको मैंने काला पहाड़, चूंकि इसको मेवात में इसका पत्थर यहाँ थोड़ा ग्रेइश है तो इसलिए इसको काला पहाड़ कहा जाता है। तो मेवात में जो अलवर है और ये तिजारा है, ये पूरा का पूरा इलाका ये मेवाती है। तो तब ये जब
हुमायूं ने ये कहा कि पता करिए कि यहाँ कौन कौन है। तो पता चला कि यहाँ सबसे पहले हसन खां मेवाती का परिवार भी है, जो कि अलवर से उनका किला, आप जाइए अलवर में एक अलवर किला है, उसको बाला किला कहते हैं आज भी, वो हसन खां मेवाती का ही बनवाया हुआ है। तो जब उनको ढूंढा जाता है बैरम खां और तर्दी बेग के द्वारा, तो तिजारा के पास एक इंदौर का किला है, अरावली की बिल्कुल पहाड़ में है, वो अरावली में है। तो वहाँ ये दो लड़कियां जो कि हसन खां मेवाती के चचेरे भाई जमाल खां की बेटियां थी, शाह बानू और सलीमा, ये इनको लाया गया और फिर शाह बानू से हुमायूं ने निकाह किया और सलीमा से बैरम खां का निकाह किया गया, जिस बैरम खां का के पुत्र रहीम, जिसको कि ब्रज का कवि कहते हैं, लेकिन मैं उनको ब्रज के साथ साथ मेवात का कवि भी मानता हूं। तो इसकी पृष्ठभूमि दरअसल चूंकि काला पहाड़ है, तो मेरा जो मैं बता रहा था कि इसकी एक शुरुआत कैसे हुई, कैसे मन में मेरे ये कुछ उपजा कि इसको एक उपन्यास जैसी चीज लिखी जाए। तो 80 मॉडल उर्फ सूबेदार संग्रह की दरअसल जो भूमिका लिखी है छोटी सी 2 पृष्ठों की, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी ने लिखी। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, किसी के कहने से उन्होंने ये आग्रह स्वीकार किया कि वो उसकी समीक्षा लिखें। तो उसमें हुआ ये कि वो लगभग 1-1.5 महीने तक उसकी भूमिका नहीं लिख पाए थे। अब मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तिवारी जी को मेरी कहानियां पसंद नहीं आई हो। तो मैंने जब एक आध बार उनको फ़ोन किया, क्योंकि उधर प्रेस में कहानी संग्रह बिल्कुल तैयार था, क्योंकि ये संग्रह प्रवीण प्रकाशन से आए थे, उसके जो मालिक थे गुप्ता जी, वो बार बार उनका तकाजा आ रहा था कि भाई समीक्षा जल्द वो दे दो भूमिका, ताकि मैं इसको प्रेस में डाल दूं। लेकिन 1.5 महीने के बाद जब मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप भूमिका लेने आ जाइए। तो पंजाबी बाग से आगे मुल्तान नगर में वो रहते हैं। मैं जब उनके पास गया और उन्होंने जो भूमिका लिखी, भूमिका उन्होंने दी मुझे, और उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि मुरवाल, तुम्हारे पास अनुभव बहुत विस्तृत हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं, आप इन अनुभवों को किसी बड़े काम में आप इस्तेमाल करिए, छोटी छोटी कहानियों की बजाय। उनका इशारा जो उसमें 5-6 कहानियां, जैसे एक मेहराब कहानी है, एक उसमें भूकंप कहानी है, एक लेकिन कहानी है, एक रंग अबीर कहानी है, उनका इशारा उस तरफ था। लेकिन था क्या कि मेरे भी मन में था, और उन्हीं दिनों में जब दिल्ली आया रोजगार की तलाश में, मैं यहाँ मित्रों बहुत सीधी सी बात बताऊं कि मैं दिल्ली में कोई लेखक बनने नहीं आया था। मेरी कुछ पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं तो रोजगार की तलाश में आया था बीए करते ही, और उसके बाद धीरे धीरे लिखना पढ़ना मेरा चलता रहा। तो मैं उन्हीं दिनों एक बहुत ही वरिष्ठ लेखक थे, कहानीकार थे, धर्मेंद्र गुप्त, उनसे कहीं इस तरह से मुलाकात हुई। उनके साथ मैं कॉफ़ी हाउस मैंने जाना शुरू किया। तो जब मैं कॉफ़ी हाउस जाने लगा, तो उन्हीं दिनों इराक और ईरान का युद्ध हुआ था। तो वहाँ जब सांप्रदायिकता की या मुस्लिमों के बारे में जब कुछ बातें होती थी, तो मैं थोड़ा सा असहज होता था, क्योंकि मेवात में कोई इस तरह का कल्चर या संस्कृति नहीं रही। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों कहते हैं। उसके बाद हुआ ये कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात थी कि कोई ऐसी घटना घटने वाली है कि जो तिवारी जी ने मुझसे कहा बड़े काम के लिए, उसका कभी न कभी तो आगाज़, उसकी शुरुआत तो हो गई है। लेकिन उन्हीं दिनों 1992 में जब ये बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, और उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, तो मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस तरह के सांप्रदायिक तनाव मेवात में भी हो सकता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग जिसको कहते हैं, वहाँ मेरा ऑफिस था जीवंती बिल्डिंग में। तो वहाँ एक महिला के हाथ में
एक छोटा सा अंग्रेजी का अखबार था, और ये 8 तारीख की बात है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। 7-8 की बात है। 8 तारीख को पूरे देश में आप जानते हैं कि काफ़ी सांप्रदायिक तोड़ फोड़ और आगजनी उस तरह के माहौल पैदा हो गया था। तो वो महिला बहुत तेज़ी से मुझे ढूंढ रही थी, और जैसे मैं उनको दिखाई दिया वो बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आई। तो और उसने उस अखबार को मुझे इस तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मोरवाल, तुम तो अपने मेवात की बहुत तारीफ करते हो कि मेवात में ऐसा नहीं होता, ये देखो तुम्हारे मेवात में क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब अखबार दिया, वो अखबार था इवनिंग न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का। संडे टाइम्स की तरह जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे टाइम्स था, उसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स का इवनिंग न्यूज़ था। उसमें फ्रंट पेज पर 1992 के बाद की उस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप जो घटनाएं घटने, उसमें जो खबरें छपी हुई थी, उसमें बॉक्स में एक खबर मेवात को लेकर थी, टेंशन इन मेवात। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो सचमुच मुझे बहुत हैरानी हुई। और उसके बाद, चूंकि ये मेरी कल्पना से बाहर था कि मेवात में इस तरह के का सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, और वहाँ उसी खबर में पता चला कि वहाँ लगभग सारे कस्बों में और बहुत से गांव देहातों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उस पूरे माहौल का उल्लेख इस उपन्यास में बहुत विस्तार से दिया गया है मित्रों। जिन लोगों ने पढ़ा है या जो पढ़ेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। उसके बाद तब मुझे लगा कि नहीं, हाँ, जो डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी ने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि वह समय अब आ चुका है। और उसके बाद मैंने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं, चूंकि मेरा कोई अभ्यास नहीं था उस तरह के उपन्यास लेखन में, कहानियां ज़रूर मैंने लिखी थी, तो उसके बाद मैंने जब इसको लिखना शुरू किया और लिख लिया, लिखने के बाद मैंने इसको एक तरफ रख दिया था। जब करीब 6 महीने हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि जब इतनी मेहनत की है तो ऐसा करते हैं कि अब इसको कहीं से छपने छपाने की भी व्यवस्था की जाए। उसकी पांडुलिपि छोटे छोटे शब्दों में बहुत मोटी पांडुलिपि थी। मुझे दरअसल ये था कि जो 466 पृष्ठों का ये बड़ा भारी भरकम उपन्यास है, मुझे दरअसल ये अनुमान नहीं था कि जो मेरी पांडुलिपि थी उसमें इतना मोटा उपन्यास होगा। बहरहाल वो राजकमल प्रकाशन जो है इस वक्त, उसके मालिक अशोक महेश्वरी जी से बात हुई, उन्होंने वो पांडुलिपि ली, उन्होंने किसी को दिखाया। दिखाने के बाद हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे वो पांडुलिपि वापस लौटा दी, एक चिट्ठी के साथ। वो चिट्ठी ये थी कि जिनसे उसने, अशोक महेश्वरी जी ने वो पांडुलिपि दिखवाई थी, उसमें कुछ सुझाव थे। तो एक लेखक के लिए पांडुलिपि का वापिस हो जाना, हालांकि उन्होंने मना नहीं किया कि मैं इसको नहीं छापूंगा। उन्होंने कहा कि आप इसको देख लीजिए। बहरहाल उसका ये फायदा हुआ कि मैंने उस पांडुलिपि को दोबारा दिया, और वो राजकमल प्रकाशन समूह के राधा कृष्ण से ये प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के साथ इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है कि जहां लेखक का परिचय छपता है, प्रकाशित होता है, उस परिचय में मैंने दो चीज नहीं दी थी। एक तो मैं कहां रहता हूं, और एक मैं क्या करता हूं। उसका नुकसान भी हुआ और फायदा भी हुआ। ये दोनों चीजें मैंने ये सोचकर दी थी कि अगर इस उपन्यास को, मान लीजिए, कुछ पाठकीय स्वीकार्यता मिलती है, तो मैं अपना लिखना पढ़ना जारी रखूं, वरना मैं काहे को अपना समय लेखन में बर्बाद करूं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारे समाज में और घर परिवार में एक लेखक की क्या स्थिति होती है। एक तरह से कहते हैं कागज कोरे करने वाली बात होती है। मैंने इसमें ये दोनों चीज़ नहीं दी, और मैंने यही सोच कर नहीं दी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इस रचना में दम होगा तो पढ़ेंगे लोग, बाद में पता चल जाएगा। लेकिन नुकसान ये हुआ कि जो लोग लेखक से संपर्क करना चाहते थे वो लोग नहीं कर पाए। और आज भी मुझे बहुत से लोग ये समझते हैं, हालांकि मुझे दिल्ली में रहते हुए मैं कहता हूँ कि 1981 में मैं आया था, और लगभग मुझे 39-40 वर्ष दिल्ली में रहते हुए, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को ऐसा ये लगता है
कि मैं दिल्ली में नहीं, मेवात में ही रहता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले जब अर्पण जी से बात हो रही थी तो इनको भी यही लगा कि मैं मेवात में ही हूँ। तो मैंने बताया कि नहीं मित्र, मैं दिल्ली में ही हूँ। और एक बार मुझसे श्रीलाल शुक्ल जी ने भी पूछा, उनका आयोजन था और जब वो 75 वर्ष के हुए थे, तो मैंने नमस्कार किया उनसे। नमस्कार किया तो नामवर सिंह जी भी बगल में बैठे थे। तो श्रीलाल शुक्ल जी ने कहा कि मोरवाल जी सीधा मेवात से ही आ रहे हैं क्या? तो नामवर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ये तो दिल्ली में ही रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने इस उपन्यास में ये 2 चीज़ नहीं दी थी। अपना परिचय में जो लेखक के परिचय जाता है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। जिस वक्त ये उपन्यास जिन दिनों छपकर आया था, वो लगभग कहना चाहिए कि पिछली सदी का आखिरी दशक था और आखिरी दशक के कुछ आखिरी वर्ष थे, 1999 में था, 2000 में। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था आज की तरह, यहाँ तक कि टेलीफोन्स भी नहीं थे लोगों के पास। लेकिन जिस तरह से इस उपन्यास का स्वागत किया गया, मुझे आज भी याद है कि एक रविवार को, जिनको कि हम हिंदी के लेखक, जिनको कि कमांडर साहब कहते हैं, कमला प्रसाद जी वसुधा के संपादक थे, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि भगवान दास मोरवाल बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ सर मैं बोल रहा हूँ। कहने मैं कमला प्रसाद बोल रहा हूँ। तो कहने लगे कि आप मुझे जानते हो? मैंने कहा सर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आपको पत्रिका निकालते हैं, वसुधा का मैंने नाम सुना था। कहना हाँ हाँ बिल्कुल यही। तो कहना भाई बहुत बहुत बधाई हो। हमने कहा सर किस लिए? कि तुम्हारे उपन्यास के लिए। मैंने उनसे अगला सवाल किया, सर कि आपने कहाँ से लिया? कहना ये बात छोड़िए कहाँ से लिया मैंने। उन्होंने एक वाक्य कहा था, आपको सुनकर भले ही अतिशयोक्ति लगे, लेकिन मैं उस शब्द को, उस वाक्य को हूबहू दोहरा रहा हूँ। उन्होंने इस उपन्यास को लेकर एक टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी यह की थी कि मोरवाल, मैं जिंदगी में सिर्फ 2 उपन्यास पढ़ के रोया हूँ, एक प्रेमचंद का गोदान और दूसरा तुम्हारा काला पहाड़। मैं समझता हूं कि मेरा उनसे कोई उस तरह से कोई परिचय नहीं, मेरा उनसे कोई इस तरह से कोई लेखक के संबंध नहीं, लेकिन एक मुझ जैसे लेखक के लिए जिसका कि पहला उपन्यास आता है और उस पर अगर मान लीजिए इस तरह की कोई प्रतिक्रिया मिलती है तो स्वाभाविक रूप से वह उत्साह प्रदान करने वाली है। और इस उपन्यास की फिर उसके बाद जिस तरह से चर्चा हुई, और इस हद तक चर्चा हुई कि बहुत से लोगों को ये भ्रम था कि भगवान दास मोरवाल कोई 65-70 साल का बुजुर्ग है, जबकि जिस वक्त मेरे उपन्यास आया था मैं 39 साल का था। और मुझे आज भी वो घटना याद है कि विश्व पुस्तक मेला था शायद 3 या 4 का, 3 या 4 का विश्व पुस्तक मेला था। तो वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में, जिसमें महेश दर्पण थे, मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे। तो वहाँ ये आपस में ये बात कर रहे थे कि यार ये भगवान दास मोरवाल कौन है। अब चूंकि किसी के बारे में आप ये कहें कि भाई फला आदमी कौन है, या तो कोई बहुत बड़ा आदमी है तो आप कह सकते हैं कि वे फला कंपनी का मैनेजर है, फला पत्रिका का संपादक है, किसी फला अखबार का विशेष संवाददाता वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि मेरी कुछ इस तरह की पहचान नहीं थी, तो संयोग से हुआ क्या कि मैं कुछ लगभग 15-20 कदम की दूरी पर मैं किसी का इंतजार कर रहा था वहाँ विश्व पुस्तक मेले में। अचानक महेश दर्पण की मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा वो खड़ा नहीं, भगवान दास मोरवाल तो खड़ा हो। अब वो देखने लगे कहाँ, क्योंकि उनके अंदर जो छवि बनी हुई थी भगवान दास मोरवाल की, वो एक 65-70 साल वर्ष के किसी बुजुर्ग की बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कहा ना वो खड़े न। तो कहना कि कौन? जब उन्होंने दोबारा जोर देकर कहना वो लड़का, कहना ये है भगवान दास मोरवाल। तो कई बार क्या होता है कि जो लेखक की जो इमेज, मैं इसीलिए कहता हूँ उसकी जो छवि है, मैं मित्रों से बहुत मेरा, इसलिए मैं बहुत संकोच के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मैं सीधे संवाद करने में, सीधे बात मिलने में मैं थोड़ा सा संकोच करता हूँ, क्योंकि मुझे एक घटना का पता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मित्र मुकेश वर्मा ने बताई, भोपाल में करीब
3 या 4 वर्ष पहले की बात है, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाया कि मुझे भारत भवन में बुलाया गया था किसी आयोजन में। तो वहाँ जब पता चला कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, तो मुकेश वर्मा जी कहने लगे यार एक आदमी हमसे बोला, कहने लगे कि भगवान दास मोरवाल भी आ रहे हैं। कहना आ रहे हैं, तो कहने लगा यार ये तो अच्छी बात है, मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, आयोजन खत्म, हम लौट आए। तो एक दिन बातों में कुछ महीने के बाद ऐसे उन्होंने एक बड़े मजेदार बात बताई। कहने लगे यार तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। मैंने क्या हुआ? कहने लगा कि यार तो एक आदमी ने ऐसे ऐसे कहा, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप मिल लिए, तो कहना हाँ मिल लिया। मतलब देख लिया? कहना हाँ देख लिया। मिले नहीं? कहने लगा क्या मिलना? कहना वो है भगवान दास मोरवाल। कहने लगा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा नहीं, मैं तो समझ रहा था कि कोई बहुत ही जैसे हमारे यहाँ एक इमेज, एक छवि होती है लेखक की, उस तरह की, तो उनको कुछ इस तरह से लगा। तो मित्रों, काला पहाड़ में फिर अब दोबारा, क्योंकि 20 वर्ष है, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आज काला पहाड़ की धमक मैं कहूँगा, देखिए मैं धमक, ये चूँकि मुझे इस तरह के शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद, मेरा उपन्यास है और अपने रचना की प्रशंसा करना, कहना चाहिए कि आत्मश्लाघा या आत्म प्रवंचना माना जाता है, इसलिए मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 20 वर्षों में इस उपन्यास ने जिस तरह यात्रा की है और इसने जिस तरह से पाठक बनाया है, मेरे लिए ये बहुत बड़े संतोष की बात है। और मैं मित्रों ये कह सकता हूँ कि इस उपन्यास के माध्यम से जिस मेवात क्षेत्र को हिंदी का पाठक नहीं जानता था, मैं आज कहना चाहिए कि कंधे ऊंचे करके इस बात को कह सकता हूँ गर्व के साथ कि ये श्रेय इस काला पहाड़ उपन्यास को जाता है। और इसकी जो समीक्षाएं और जिस तरह से इसकी पाठकीय स्वीकार्यता मिली इस काला पहाड़ को, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी लेखक के लिए अचंभित करने वाली बात है। आज के दौर की मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पर जिस तरह से, ठीक है मैं भी वो काम करता हूँ और सोशल मीडिया पर मैं बहुत सक्रिय रहता हूँ, तो हालांकि मैंने कम किया है। मैं किस तरह से प्रचार अपनी पुस्तकों का, अपनी रचनाओं का करता हूँ कि टेक्नोलॉजिकली मेरा हाथ बहुत इसमें बहुत अच्छा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक रचना का जो मूल्यांकन, हालांकि कहा जाता है कि एक आध उपन्यास तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन पता तब चलता है जब उस निरंतरता को अपने लेखन में बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। मेरा ये मानना है कि मैं खाली मेवात की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिस तरह से इस भारतीय समाज की जो संरचना है, जो बुनावट है, जो बनावट है, ऐसे समाजों पर जब 1992 जैसा हादसा होता है, जब 1984 जैसी दुखद घटना होती है, तो इस देश के मेवात जैसे समाजों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको अगर मैं आज 20 साल के बाद इस संदर्भ में, काला पहाड़ के संदर्भ में देखूं और कोई मुझसे ये कहे कि मैं आज फिर दोबारा से काला पहाड़ लिखूं, तो जाहिर सी बात है मित्रों, वो काला पहाड़ नहीं होगा जो आज से 20 साल पहले लिखा गया था। इस देश का जो सामाजिक सौहार्द है, गांव देहातों की जो सामाजिक, कहना चाहिए कि जो बनावट में जिस तरह से दरारें आई हैं, ये बहुत दुखदाई है। दरअसल हम हिंदी के लेखकों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो आज से 40, 45, 50 साल पहले अपने गांव देहातों को, अपने, कहना चाहिए कि जहां वो पैदा हुए, अपने पैतृक निवास को छोड़कर तो शहरों में आ गए हैं, आज भी उनके मन में जो गांव देहात की जो छवि बनी हुई है, वही 4-4.5 दशक पुरानी बनी हुई है। जबकि मित्रों, गांव देहातों की जो हालात है, जो सामाजिक, जिस तरह से विद्वेष जिस तरह से देखा जाता है, मुझे उसे देखकर अंबेडकर का वो कथन
याद आता है कि जिसमें कि उन्होंने इस देश के गांव देहातों को नरक की परिभाषा दी थी। उन्होंने ये नरक की परिभाषा गांव देहातों के बढ़ते सामंतवाद, सांप्रदायिकता, आपसी विद्वेष, जातिवाद, यानी जितनी भी सामाजिक व्याधियां हैं वो सब की सब आज आपको पहले से ज़्यादा गांव देहातों में मिलेंगी। मैं जिस मेवात की सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक सौहार्द की बात करता हूं, पिछले 20 सालों में जिस तेजी से वो बदला है वो अकल्पनीय है। यानी जो चित्रण मैंने मेवात का, चूंकि वो मेरी स्मृतियों में बसी हुई थी और बगैर स्मृति के आप कल्पना भी नहीं कर सकते और बगैर कल्पना के आप कहानी को आगे विस्तार भी नहीं दे सकते, तो उन स्मृतियों का मैंने जो सहारा लिया और उसको जिस तरह से मैंने इस उपन्यास में मैंने प्रतिपादित किया, तो वो एक तरह से उन स्मृतियों का ही कहना चाहिए कि काम था वो। और स्मृति का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मेवात सच में आज वो मेवात नहीं है। मुझे बहुत मुझे बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, अगर ना भी हो तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चूंकि मैं उस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस ज़मीन पर पैदा हुआ हूँ, मैं उस कसक को, उस टीस को, उस टूटन को महसूस करता हूँ। यानी पिछले दिनों आपने तबलीगी का बहुत जिक्र सुना और मैं समझता हूं कि बहुत सारे मित्रों को पहली ही बार पता चला होगा कि तबलीग भी कोई चीज़ होती है। आखिर तबलीग क्या चीज़ थी? आपको सुनकर शायद हैरानी हो कि उस तबलीगी जमात, उस तबलीगी मूवमेंट की शुरुआत दरअसल मेवात से ही हुई थी। जो मौलाना साहब थे, जो जमात के हेड थे, उनके परदादा मौलाना इलियास खंडालवी ने 1922 में, बल्कि 1924 में पहला जलसा मेवात में किया था। जो तबलीग का जो पहला जलसा था वो मेवात में किया था। तो आप कह सकते हैं, या मैं भी ये कह सकता हूं कि तबलीग की शुरुआत दरअसल मेवात से ही हुई थी। यानी तबलीग का जनक मेवात माना जाता है। अब सवाल इस चीज़ का है कि जब इस देश में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं किसी भी राज्य में ऐसा नहीं कि सिर्फ मेवात में ही मेव मुसलमान हैं, मुसलमान तो और भी राज्यों में हैं, तो मौलाना इलियास खंडालवी साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उन्होंने तबलीग की शुरुआत मेवात से ही की? तो आज इस चीज़ का इल्हाम मित्रों मुझे कुछ ही लगभग 1-1.25 साल बाद ही हुआ कि आखिरकार मौलाना इलियास खंडालवी साहब ने तबलीग के लिए मेवात को ही क्यों चुना। उसका कारण यह है मित्रों कि मौलाना इलियास खंडालवी साहब ये जानते थे कि जो मेवात के मेव हैं, चूंकि ये इनके वंशज हिंदू रहे हैं और इनके रीति रिवाज, आज भी मैं कह रहा हूं, जब मेरी आपसे बात हो रही है, आज भी बहुत से रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। मैंने अपने गांव में, उत्तर भारत में शादी के अवसर पर चाक पूजा जाता है कुम्हार के यहाँ। मैंने वहाँ ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि एक तरफ हिंदू औरतें का समूह चाक पूजने के लिए कुम्हार के घर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ से मुस्लिम मेव महिलाएं चाक पूजने के लिए आती हैं। और चाक पूजते वक्त बाकायदा जो कुम्हारी जो होती है वो चाक पर थोड़ा सा हिस्सा लीप पर उस पर स्वास्तिक बनाती है, उसका कलावा धागा बांधती है और वो बाकायदा सीधा उसी तरह से सूखा सादा सीधा जिसको कहते हैं, जिसमें चावल, गुड़, घी, तेल वगैरह वगैरह होते हैं। तो मौलाना इलियास खंडालवी को ये पता था कि इनका जो सामाजिक व्यवहार है, इनके जो रीति रिवाज हैं, भले ही इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इनके जो रीति रिवाज हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो अभी भी
हिंदुओं से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने दरअसल उस तबलीगी की शुरुआत मेवों को मुसलमान बनाने की गरज से शुरू किया था, और उस तबलीगी जमात का असर आज मेवात में आपको बहुत साफ दिखाई देगा। यानी जब आज से लगभग 100 साल पहले जिस वक्त उन्होंने तबलीगी जमात की जब शुरुआत की होगी, पहला जलसा किया होगा, तो आप कल्पना करिए कि उस वक्त तो मेवात का जो सामाजिक बुनावट थी वो तो बिल्कुल ही अलग रहा होगा। आज भी अगर वहाँ शादी होती है मेवों में, तो बाकायदा वहाँ जैसे हिंदुओं में भात लिया जाता है, वैसे ही वहाँ भी भात लेने की परंपरा है। तो उस वक्त तो ये परंपराएं और ये रीति रिवाज और ज़्यादा रही होंगी। इसी तरह से आपको शायद सुन के हैरानी हो कि मेवात में पंडून को कड़ा, पंडू कहते हैं पांडव, कड़ा कहते हैं भाग, पंडून को कड़ा नाम से आज भी, जो कि महाभारत पर आधारित है, वो शादी ब्याहों में खूब गाया बजाया जाता है, जिसको कि मीरासी लोग गाते हैं। तो मौलाना इलियास खंडालवी साहब इस चीज़ को जानते थे, लेकिन पिछले खास तौर से 1992 के बाद, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद, वहाँ भी जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, वो कोई नई घटना नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अगर ये कहें कि सांप्रदायिकता सिर्फ मुसलमानों में बढ़ी है, ये भी गलत है। हम अगर ये कहें कि हिंदुओं में सांप्रदायिकता या धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, ये भी गलत है। मित्रों, मेरा अनुभव ये रहा है, क्योंकि मैं गांव में अब 1-1.5 महीने के लिए मैं बाद अक्सर जाता हूँ, तो मेरा ये अपना ये मानना है और ये अनुभव है कि जितनी सांप्रदायिक या धार्मिक कट्टरता हिंदुओं में बढ़ी है, उसी अनुपात में मुस्लिम समुदाय में बढ़ी है। जिस अनुपात में मुस्लिम समुदाय में बढ़ी है, उसी अनुपात में दूसरे सिख हों या जैन हों, दूसरे जो धर्मीय संप्रदाय हैं, उनमें भी बढ़ी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि एक समुदाय या एक धर्म विशेष को लोग ज़्यादा धार्मिक कट्टर या सांप्रदायिक हुए, तो ये सही नहीं है। ये पूरे समाज में बराबर उसी एक ही तरह से वो बढ़ी है। तो मेवात है, अगर अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर असली मेवात को समझना हो, ये मैं नहीं कहता हूँ, जो मुझे हमें जो सुनने में जो मुझे आता है, सुनने में ये आता है कि अगर आपको मेवात समझना है तो आप काला पहाड़ को पढ़िए। इसकी समीक्षा, कहना चाहिए कि जो समीक्षात्मक लेख जो हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी ने जो लिखी, उनकी पुस्तक में भी है मेवात काला पहाड़ को लेकर, और वही लेख और एक रचना प्रक्रिया बाद में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने एक पुस्तक का संपादन किया था, आधुनिक हिंदी उपन्यास, उसका दूसरा खंड था। पहले खंड का संपादन किया था भीष्म साहनी जी ने, जिसमें कि लगभग 1970 तक के उसमें उपन्यास लिए गए थे। उसके बाद 2004-05 तक के उपन्यास, लगभग 30-35 उपन्यास नामवर सिंह जी ने जो आधुनिक हिंदी उपन्यास ग्रंथ है, उसमें जो बाकी की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उपन्यास है, उनको लिया है। तो उसमें उन्होंने काला पहाड़ को भी शामिल किया है। तो मैं समझता हूं कि इस उपन्यास की बेधकता कहिए या उसकी गंभीरता कहिए, यानी इस तरह है कि नामवर सिंह जैसे वरिष्ठ आलोचक अपनी पुस्तक का जब संपादन करते हैं आधुनिक हिंदी उपन्यास का, उसमें वो इस काला पहाड़ को भी शामिल करते हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी ये जिज्ञासा रही होगी कि आखिर इस उपन्यास में ऐसी क्या चीज़ है कि इसकी इतनी चर्चा हुई, पाठ की स्वीकार्यता इस तरह से मिली। क्योंकि इसमें मुझे एक डर, जब मैंने इसको लिखा तो इसमें एक डर सबसे ज़्यादा ये था कि मैंने इसमें जो संवाद लिए थे वो मेवाती लिए थे। मेवाती के संवाद हैं इसमें, और मेवाती क्या है कि बोली है, उस बोली के भी कई रूप हैं। और इसमें काला पहाड़ में, या जो मैं मेवाती बोलता हूँ या इस्तेमाल करता हूँ,
उसको कठेर मेवाती कहते हैं। कठेर मेवाती मतलब जिस मेवाती पर ब्रज का असर है। तो इसमें मैंने वो जो मेवाती के हैं, लेकिन संयोग से मित्रों जिस वक्त ये उपन्यास पढ़ा गया तो सबसे ज़्यादा जो पाठकों ने जो आनंद लिया वो इसके संवादों का उसी उस पात्रों के संवादों के लिए, जिसको कि लेकर मैं बेहद चिंतित था कि पता नहीं पाठक उन संवादों को किस तरह ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये लेखक के अंदर ये भय रहता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं मैला आंचल या परती परी कथा को समझ सकता हूँ, उसके संवादों को समझ सकता हूँ, राही मासूम रजा के आधा गांव के संवादों को समझ सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी का पाठक इतना दरिद्र नहीं है कि उसको अपनी हिंदी के जो बोलियों के जो रूप हैं उनके संवादों को ना समझ पाए। तो इसमें एक प्रसंग है जो कि लोगों को बहुत पसंद है, वो है पतंगबाजी का। और इससे आप समझ जाएंगे कि मेवात का माहौल या किस तरह की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो सूत्रबद्धता है, वो किस तरह से हमको बांधे रखती है, किस तरह से मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वो इस प्रसंग से आप इस चैप्टर से समझ सकते हैं। ये दरअसल सावन के महीने का महीना तीज जिसको कहते हैं, हरियाली तीज, ये उस दिन की बात है और उसका ये वर्णन है। ठीक तीज वाले दिन पूरे नगीना में मेला सा लग गया। रेहड़ी वालों ने बीच गोहर वाली में खाने पीने की दुकानें सजा ली। इन रेहड़ी वालों को याद ताजा होते ही सलेमी का यह भी कहना है कि उस दिन इन रेहड़ी वालों की याद ताजा होते ही सलेमी इसका केंद्रीय पात्र है। सलेमी का यह भी कहना है कि उस दिन रेहड़ी वालों के पास जितना सामान था देखते ही देखते सब खत्म हो गया। बहरहाल जुम्मा मनिहार के बंगले से सारे हुचकों और पतंगों को लाला नौबत राय की हवेली की सबसे ऊपर वाली छत पर लाकर रख दिया गया। मंगतू इसमें एक पात्र हैं जो पतंगबाज है। इसके बारे में मैं बताऊंगा ये कौन है। मंगतू के हिसाब से लाला नौबत राय की छत ही इस मौके के लिए सबसे उपयुक्त थी। पेच शुरू होने से पहले रील के रास्ते में पड़ने वाली ऊंची ऊंची नीम, पीपल और कीकर की टहनियों को छांग दिया गया ताकि पेच लड़ाते समय रील इन टहनियों में उलझने जाए। रील मतलब डोर। सारा नगीना घरों से निकलकर अपनी अपनी छतों पर आ गया और इंतजार करने लगा मंगतू की उंगलियों की जादू का। लगभग 11 बजे पूरे नगीना में आग की तरह यह खबर फैल गई कि साकरस वाले भी पूरी तैयारी के साथ आ पहुंचे हैं। लाला नौबत राय की हवेली से लगभग 50 कदम दूर चंदू प्रधान की हवेली की छत उन्हें दे दी गई। पेच शुरू होने से ही पहले ही डंगेधारियों ने दूर दूर तक फैले पानी में ही पोजीशन ले ली। आसपास की छतों पर कुछ लोगों को यह देखने के लिए तैनात कर दिया गया कि कोई पेंच लड़ाती पतंगों के मांझों में लंगर ना डाल पाए। लंगर कहते हैं किसी पत्थर के टुकड़े में डोर बांधकर अगर डोर जा रही तो उसको उस तरह से करना। इस तरह सारी तैयारियों के बाद दोपहर को करीब 12 बजे दोनों ओर के उस्तादों ने अपनी अपनी पहली पतंग में कन्ना डाला और उनको उड़ाकर हवा का जायजा लिया। हवा का मिजाज भांपने के बाद जैसे ही एक दूसरे को पतंग लड़ाने का संकेत मिला कि एक रोमांचकारी दृश्य शुरू हो गया। मंगतू की उंगलियों पर न केवल नगीना वासियों को पूरा यकीन था, बल्कि उसकी अंगुलियों के जादू से खुद साकरस वाले भी भली भांति परिचित थे। किसी हद तक भीतर ही भीतर सहमे भी हुए। इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अकेली पहली पतंग से मंगतू ने बड़ी चतुराई और अपने कौशल से लगातार 4 पतंगों को धराशायी कर दिया। हर पतंग के कटने के बाद आसपास की छतों से बम मारा के तेज स्वर गूंजने लगे। हर पतंग के कटने के बाद आसपास की छतों से
बममारा का स्वर गूंजने लगे। हर बममारा के संवेद स्वर के साथ ही मारे खुशी के लाला नौबत राय की छत के साथ साथ आसपास की छतें भी थरथराने लगीं। जब जब बममारा का स्वर हवा में गूंजता हुआ शून्य में तैरता हुआ तब तक हवेली के चौक में बैठी लाला नौबत राय की घरवाली, जिसे सब आदर से चाची पुकारते हैं, इस नास पीटी तीज को कोसना शुरू कर देती कि जिसे देखो वही मुंह उठाए चौक को खूंदता हुआ सीधा छत पर ही जाकर दम ले रहा है। किसी का पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर जाने वाला चमार है या चूड़ा, खटीक है या कुम्हार, मेव है या माली। बस चौधे अपने बाप की छत समझकर दनदनाते हुए चले जा रहे हैं। लाला नौबत राय की घरवाली यानी चाची को तो वैसे भी इन चमार, चूड़ों, कुम्हार, खटीकों और माली मेवों से हमेशा नफरत सी रही है। बावजूद इसके कि टुरमल्ली कुम्हार का इकलौता छोरा घंटोली उसका चौका बर्तन करता हुआ, भांडे बर्तनों में हाथ घपोलता हुआ और पूरे चौक में निर्बाध इधर से उधर चप्पलें चटकाता हुआ घूमता है। दौलत माली का सबसे छोटा लड़का खाना बनाने से लेकर बोहराकी के कुएं से पीने का पानी भरता है। और वही दीन मोहम्मद उर्फ दीना पल्लेदार, जिसके बदन से उसे हमेशा गाय के गोश्त की बदबू आती है, वह बेरोक टोक इसी चाची के पीछे पीछे पूरे चौक को लांघकर रसोई के सामने से सबसे आखिरी वाले कमरे में जाता है, जिसे लाला जी ने गोदाम बनाया हुआ है, तथा नाज की बोरियों को पीठ पर लादे दिन में को दर्जन भर चक्कर लगाता है। बस दीना इतनी भलमनसाहत जरूर बरतता है कि वह पैरों से पन्हा बायने के बाहर काट कर आता है। लेकिन साकरस की 5वीं पतंग ने सारा माहौल गरमा दिया। यानी इस पतंग ने नगीना की जैसे ही पहली पतंग काटी कि चंदू प्रधान की हवेली की छत से एक के बाद एक संवेद स्वर गूंजने लगे। जब किसी की पतंग कटती तो क्या कैसे नारे वो गूंजते हैं, बोलो बोलो नगीना की फाड़ी है, नगीना की मारी है। साकरस ने डैश डैश डैश। चंदू प्रधान की छत खुद शर्मसार हो उठी कि उसी की टाट पर बैठकर उसी के गांव को कैसे कैसे विशुद्ध भारतीय बममारा सुनने को मिल रहे हैं। बस फिर क्या था, मंगतू पर एक के बाद एक फप्तियां कसी जाने लगी। अरे मंगतू, बड़ी नगीना की नाक के कटवाई देगो कहा, जुम्मा ने दांत पीसते हुए कहा। यार हमारी तो एक ही पतंग कटी है, तुम्हारी वाई पे फटी जा रही है। अब देखियो मंगतू को कमाल, बुग्गल ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। बिना विचलित हुए मंगतू ने पतंगों के ढेर के ऊपर से चद्दर को हटाया और कई पतंगों को जांचने के बाद उसने उसमें से एक तिरंगा झप्पू निकाला। झप्पू कहते हैं बड़ी पतंग। ये जहाज निकाल लिया। तिरंगा में कन्ना डालने के बाद उसे हवा में छोड़ा तो पाया तिरंगा मंगतू की इच्छा अनुसार ही निकला। आकाश में जाते ही तिरंगा विपक्षी पतंग को देखकर जैसे मचल उठा। किसी लड़ाकू हवाई जहाज के पायलट की मानिंद मंगतू तिरंगा झप्पू को कभी दाईं ओर गोता खिलाने लगा तो कभी बाईं ओर। कभी वह एकदम आकाश को चीरता हुआ सर के ऊपर जाकर ठहर जाता तो कभी एक ही गोते में लगभग जमीन को छूते हुए पलटकर फिर वापस हो लेता। पूरी लय और गति के साथ जब तिरंगा दाएं बाएं ऊपर नीचे फड़फड़ करते हुए पतंगों मंगतू की उंगलियों के इशारों पर आकाश में हरहरा कर मचलता, तब लगता मानो किसी जाबाज की बाजुओं की मछलियां मचल रही हैं। और अगले पल जैसे ही तिरंगा विपक्षी पतंग के नीचे आया कि पूरन मास्टर जोर से चीखा, मंगतू शह दे। पतंग को शह देने मतलब डोर छोड़, मंगतू शह दे के। और इससे पहले कि पूरन मास्टर गले में फंस गए शब्दों को बाहर खींचता, पलक झपकते ही मंगतू ने अपने तिरंगे को गोता खिलाते हुए लगभग जमीन से छुआकर इस सफाई से विपक्षी पतंग के ऊपर डाल दिया कि साकरस के उस्ताद की समझ में ही नहीं आया कि एकाएक ये हुआ क्या। मंगतू की उंगलियों का जादू देखकर लाला नौबत राय की छत पर जमा ठट्टा मारे खुशी के झूम उठा। जिन गलों में सांसें लगभग अटक गई थी
और दिल रह रहकर बाहर आने को हो रहा था, मंगतू की उंगलियों ने सबको पुनः अपनी अपनी जगह वापस भेज दिया। देर तक ये पेच चलता रहा। लोगों के अनुमान के अनुसार ये पेच सबसे लंबा साबित होने लगा। दोनों पतंगे जैसे जैसे आसमान की ऊंचाइयां नापने लगी, वैसे वैसे पतंगों का आकार निम्नतम होने लगा। देखने वालों को जच गया कि इस पेच पर दोनों गांवों की इज्जत टिकी हुई है। डंगेधारी हाथों में ऊंचे ऊंचे डंगे लिए और आसमान में पतंगों पर नजर गड़ाए पानी में ही छपाक छपाक तेजी से दौड़ पड़े। दोनों तरफ के एक के बाद एक 3 हुचके खाली हो गए, लेकिन मजाल है किसी की तो पतंग कट जाए। दोनों पतंगों ने जैसे हार ने मानने की कसम खा ली। मंगतू की उंगलियों में थमी डोर के इशारे पर तिरंगा आसमान की ऊंचाई को चीरता हुआ निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है। सलेमी के हाथों में थमा हुचका पूरी गति से घूम रहा है। उसने पूरा ध्यान और पूरी ताकत हुचके को पकड़ने में झोंक दी, वरना ऐसा ना हो कि हुचके में लिपटी रील कहीं अटक जाए और डैश डैश डैश। वैसे ऐसे मौकों पर पतंग कटने की आधी से ज्यादा जिम्मेदारी हुचका पकड़ने वाले के सिर मढ़ दी जाती है। अगर उसकी पतंग कट जाए, मारे पसीने के मंगतू का ललाट भीग गया। कानों में झूलती सोने की मुर्कियों और पार्थ की तरह आकाश में उड़ती मछली की आंख पर टिके निशाने का दृश्य सचमुच और देखने और रोमांच पैदा करने वाला था। इससे पहले कि कुछ फैसला होता, अचानक लोगों ने देखा कि नगीना के तिरंगा ने आकाश में ही पेच के दौरान चकराना शुरू कर दिया है। बस फिर क्या था, लाला नौबतराय की छत पर जमा खलकत की सांसें जैसे गले में अटक गई। इधर तिरंगा का चकराना शुरू हुआ, उधर मंगतू को लगा जैसे उसके हाथ में थमी पतंग की रील से एक नहीं बल्कि एक साथ कई पतंगें बंधी हुई हैं। ऐसी परीक्षा की घड़ी में ही माहिर उस्ताद का पता चलता है। देखने वालों ने तनी हुई पतंग की रील से अंदाजा लगा लिया कि पूरन मास्टर ने रील खरीदते समय अपनी होशियारी का कितना परिचय दिया है, वरना अब तक तो पतंग रील को तुड़ाती हुई ये जाती वो जाती। थोड़ी देर के लिए आसपास आसमान में उड़ रही चमगादड़ों की तरह अन्य पतंगों को आसमान से उतारकर छतों के कोनों में दाब दिया गया। सलेमी के कांपते हुए हाथों से चक्कर घिन्नी होते हुचके को बड़ी सावधानी और सफाई के साथ जुम्मा ने अपने हाथों में ले लिया। लोगों की आंखों की पुतलियां चकराती हुई पतंग के साथ साथ घूमने लगी और तिरंगे के सही सलामत वापस लौटने के लिए असंख्य दुआएं और प्रार्थनाएं होठों पर थिरकने लगी। बड़ी मुश्किल पैदा हो गई मंगतू के लिए कि चलते हुए पेच के बीच एकाएक चकराती हुई अपनी पतंग को कैसे संभाले। चलती हुई पतंग को इस समय रोकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रोकते ही पतंग कटे बगैर मानेगी नहीं, और यदि उसकी पतंग ने साकरश वालों की पतंग को काट भी दिया तो इस स्थिति में तिरंगे का वापस आना लगभग असंभव है, क्योंकि जिस तेजी के साथ वो नियंत्रण से बाहर होती जा रही है उसे देखते हुए उसका आना एकदम असंभव है। यानी अपने तिरंगे का कटना मंगतू को गवारा नहीं है और सही सलामत उसका वापस आना संभव नहीं है। तब क्या किया जाए? ऐसे ही मौकों के लिए मंगतू को हमेशा याद किया जाता है। हार कर छत पर जमा भीड़ ने सब नियति और मंगतू के पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि चाहे तो ये दोनों नगीना को तिरा दें या डुबो दें। मंगतू ने पूरा ध्यान तिरंगा पर लगा दिया, लेकिन मजाल है तिरंगा संभले तो सही। मंगतू कभी तिरंगा को शह तो कभी लच्छा देकर हर तरह से कोशिश करने लगा कि किसी तरह वो काबू में आ जाए, किंतु सब व्यर्थ। एकाएक मंगतू को एक उपाय सूझा। उसने सलेमी को पास बुलाते हुए कहा, सलेमी जल्दी से कोई फेरा ला। फेरा यानी सरकंडे का टुकड़ा। सलेमी बिना कोई प्रश्न के तेजी से छत से नीचे उतर गया। सलेमी के जाते ही जुम्मा ने पूछा, फेड़ा की कहाँ जरूरत आ पड़ी? मंगतू ने जुम्मा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। देता भी कैसे? उसकी योजना तो अभी उसके मन में ही पक रही है, सो भला किसी की समझ में कैसे आती? सलेमी तुरंत भागकर फेड़ा ले आया। मास्टर जी, यार हमारी पतंग तो अब वापस आना सो रही, ना तो ऐसा ना करें कि हम
अपनी रील में या फेड़ा बांध के छोड़ दें। मंगतू ने अपनी योजना का पहली बार खुलासा करते हुए कहा। मंगतू भाड़ो हो गया है। अरे जब किसी की पतंग कटी ही नहीं है तो पहले कैसे अपनी पतंग तोड़ के छोड़ दें? पूरन मास्टर ने आधा तर्क और आधा सवाल करते हुए पूछा। यार, हमारी पतंग तो वैसे भी उल्टी ना आएगी, या मारे हमारी पतंग तो जाएगी, उनकी भी क्यों छोड़ें? पतंग पर ध्यान रखते हुए मंगतू ने सुझाव दिया। तुरंत पूरन मास्टर की समझ में तो मंगतू की यह योजना आ ही गई, बल्कि छत पर जमा भीड़ ने भी उसे खूब सराहा। अगले ही पल पूरी छत को खाली करवा दिया गया। कुछ तहमद पायजामा ऊपर सरकाकर मुंडेर पर बैठ गए और कुछ बराबर वाली छत पर चले गए। पूरी छत पर सिर्फ 3-4 जने रह गए। बुग्गल, ओए उतरी दा छाना, जल्दी हुचका खाली कर। पूरन मास्टर ने बुग्गल को मलामत के साथ साथ आदेश देते हुए कहा। इसके बाद बुग्गल ने लंबे लंबे हाथ मारकर हुचके से जल्दी जल्दी रील खींची और हुचके से रील को तोड़कर उसके अंतिम छोर पर फेड़ा बांधते हुए बोला, मंगतू, मैंने फेड़ा बांध दियो है। मंगतू ने मुड़कर पीछे की ओर देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब योजना के अनुसार है, तो अपने हाथ से रील को छोड़ते हुए बड़े मुस्कुराते हुए बोला, साखरस वालो, तुम भी कहा याद करोगा कि कई आदमी से पल्ले पड़ा है। नगीना के तिरंगा को आकाश में डगमगाते हुए जैसे ही चंदू प्रधान की छत पर खड़े साकरस वालों ने देखा कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मारे खुशी और विजय भाव से उनके संवेश्वर गूंज उठा, वो मारा, बोलो नगीना की फाटी है, कहकर जैसे ही उनके उस्ताद ने अपनी पतंग को रोका कि उसे लगा मानो उसके हाथों से तोते उड़ गए हैं। अगले ही पल सबने देखा कि नगीना के तिरंगा के साथ साकरस की पतंग भी डगमगाती हुई आसमान में चल पड़ी है। दरअसल जैसा वो समझ बैठे थे वैसा हुआ नहीं, क्योंकि मंगतू की पतंग की डोर रील उनकी डोर को लगातार रेत रही थी, और जैसे ही उन्होंने अपनी पतंग को रोका, उसके रुकते ही उनकी भी पतंग कट गई। पूरे नगीना ने मंगतू के इस आत्मघाती निर्णय को खूब सराहा कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से मंगतू ने न केवल नगीना की नाक कटते कटते बचा ली, बल्कि साकरस को भी दिन में तारे दिखा दिए। मारे खुशी के जुम्मा ने तो मंगतू को कौड़ी में भरकर छाती से लगा लिया। पूरन मास्टर का कहना ही क्या, पहले तो उसने मंगतू को अपनी आदत के अनुसार 5-7 भारी भरकम गालियां दी, और फिर वहां जमा ठट्टे को संबोधित करते हुए बोला, ओए पोत्री दे छाणो, सीखो कुछ, पतंग कैसे उड़ाई जाती है। ये तो मंगतू की हिम्मत थी, नहीं तो इस मादर जुम्मा होता ने तो सत्य आज नगीना की नाक कट ही जानी थी। मंगतू, तेने तो आज हद ही कर दी। सलेमी ने हुचके को जमीन पर रख साफी से माथे पर चू आए पसीना को पोंछते हुए कहा। मंगतू ने भी कंधे पर पड़ी लाल साफी से पहले पसीना पोंछा और फिर गटागट पानी से भरे गड़वों का रुईता कर गया। अगली पतंग में कन्ना डालने के लिए वह अभी पतंगों को ढेर के पास पहुंचा ही था कि तभी उसका सबसे छोटा लड़का वापस दौड़ा हुआ आया और आते ही बोला, चाचा जल्दी कर। तो मित्रों, ये इस उपन्यास का एक छोटा सा अंश मैंने सुनाया। मैं जैसा कि मैंने कहा, इसमें आपको ऐसे बहुत सारे प्रसंग, और इसका वो प्रसंग अगर मैं कहूँ जिसको को लेकर कमला प्रसाद जी ने कहा था कि मैं ज़िंदगी में 2 ही उपन्यास पढ़ के रोया हूँ, एक गोदान और काला पहाड़। दरअसल उसका कारण यह था कि जो इसका अंत जिस तरह से होता है, और उस अंत में सलेमी की स्मृतियों में जो पुरानी चीज़ें जिस तरह से चलती हैं, पार्टीशन का वो दंश भी जैसे चलता है। क्योंकि इस उपन्यास में एक विमर्श यह भी है कि गांधी ने जब मेवों को रोका था, तो उसके चलते जैसे इस देश में आज सबसे ज़्यादा अगर हम लोग गरियाते हैं तो उनमें गांधी जी पहले स्थान पर हैं। तो उनको गरियाने का एक कारण यह भी है, जब सलेमी जिस वक्त अपने अंतिम कहना चाहिए कि बिल्कुल मृत्यु के अंतिम दिनों में है, कभी भी वो उसके प्राण उड़ सकते हैं, तो उसकी स्मृतियों में ये पतंगबाजी
का किस्सा, जिस तरह से वो जैसे मिश्रित हो जाते हैं, उस तरह की सारी घटनाएं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति का अंतिम जब सांस ले रहा होता है तो उसके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो घटनाएं उसको याद आती हैं, और वो याद आती हैं तो इस तरह से गड्ढमड हो जाती हैं, क्योंकि वो अवचेतन में है, उसे पता नहीं है, तो कुछ का कुछ बोलता है। तो उसमें वो प्रसंग है कि जिस वक्त वो अंतिम सांसें ले रहा है तो वो सलेमी कहता है कि मंगतू देख, हमारी रेल वो भागी जा रही है। रेल से मतलब वो पार्टीशन का वर्णन, उसका इशारा उस तरफ है। तो इस तरह से काला पहाड़ में ऐसे अनेक प्रसंगों का आपको उल्लेख मिलेगा। जैसे इसमें अगर आप देखें, जो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे इसमें एक प्रसंग बहुत मज़ेदार है जो कि लगभग सभी उत्तर भारत में सभी जगह है, जिसको कि हमारे यहाँ खोड़िया कहते हैं और कुछ जगह नकटोरा कहते हैं। ये सभी लगभग सभी जगह ये परंपरा है। और उसमें ये होता खोड़िया में कि गोविंद माथुर जी सुन रहे हैं, हमारे मित्र कमलेश वर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। तो ये सब लोग जानते हैं कि जब शादी, लड़के की शादी होती है और बारात जब चली जाती है तो उस समय एक समय जब 3-3 4-4 दिन बारात बाहर रुकती थी, तो मोहल्ले पास पड़ोस के सारे जितने भी मर्द थे सब बारात में चले जाते हैं। और उसके बाद जब औरतें घरों में अकेली रह जाती हैं तो और बारात आने तक रात को वो जो स्वांग करती हैं, किस तरह से अपनी निसंगता का की वो भड़ास मिटाती हैं, जो पुरुषवादी जो वर्चस्व है उसका किस तरह से मखौल उड़ाती हैं, और वो मर्दों का भेष भर भर कर जिस तरह से वो पुरुषों के मजाक उड़ाते हैं खोड़िया में, उस तरह के इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं। बहुत सारे, यानी कहना चाहिए कि इसमें बहुत सारे इस तरह से लोक कथाओं का मैंने जिक्र किया है। जैसे इसमें शशि बदनी मीणी, शशि बदनी दरियाव खां मेव और शशि बदनी का एक प्रसंग बहुत मशहूर है, उसका प्रसंग मैंने इसमें दिया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने कोशिश की है कि ठीक है कि ये उपन्यास में जिस तरह से जो अनगढ़ता है, मैंने जैसा पहले कहा शुरुआत में ही कि इसमें हो सकता है कि उस तरह की वो परिपक्वता उस वक्त ना नज़र आई हो, मित्रों की कुछ कमी हो, लेकिन बावजूद उसके फिर भी ये उपन्यास काफ़ी एक तरह से सराहा गया। और चूँकि आज की अगर हम वर्तमान में देखें, जिस तरह से हमारे हिंदी में एक नई व्याधि का जन्म हुआ है जो कि किसी और दूसरी भाषा खासतौर अंग्रेजी में नहीं है, कि हमारे यहाँ सबसे पहले ये देखा जाता है कि रचना की उसके पृष्ठ संख्या गिनी जाती है। और आजकल एक नया दबाव ये भी आ गया है लेखकों पर कि रचना को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी खासतौर से उपन्यास का अक्सर ये कहते हैं कि भाई 200 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाई 250 पेज है, 150 पेज है। तो उसके दबाव में आजकल आप देखेंगे खूब छोटे छोटे उपन्यास भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है मित्रों कि ये तो रचना पर निर्भर करता है, उपन्यास की का जो कथानक है, उसका जो थीम है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि लिखना या लेखन, उपन्यास लेखन कोई इंस्टेप लेकर आप नहीं लिखते। ये तो मैं मानता हूँ कि ये तो एक बहता हुआ पानी है कि जब तक उसको ढलान मिलता रहेगा वो बहता रहेगा, जब ढलान ख़त्म हो जाएगा पानी बहना अपने आप रुक जाएगा। तो इसी तरह से जब रचना को लगेगा कि वो लेखक के लाख प्रयासों के बावजूद वो नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, चाहे वो पृष्ठ, चाहे वो 100 पृष्ठों का भी हो सकता है, 150 पृष्ठों का भी हो सकता है। तो मैं कभी भी इस चीज़ पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरे दरअसल 2 उपन्यास जो शुरुआती हैं, बाबल तेरा देश में काला पहाड़, आपको सुन के शायद हैरानी हो कि दोनों उपन्यास लगभग 550 पेज के उपन्यास है। और ये वो दौर था, अगर आप याद करें 1900 जब 96-97 में शायद मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास आया था, काफ़ी प्रफुल्ल उपन्यास था पृष्ठों की दृष्टि से। वो काफ़ी, हम जानते हैं कि साहित्य अकेडमी में मिला, बहुत चर्चित उपन्यास रहा है। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद लगभग 2004-05 तक कहना चाहिए कि ये ऐसा दौर था, लगभग 6-7 साल का ऐसा वक्फा था कि इसमें लगभग 1 सवा दर्जन यानी लगभग 15 के करीब उपन्यास, बड़े मोटे मोटे उपन्यास आए।
काला पहाड़, आवा, कैसी आगी लगाई इन्हीं हथियारों से, और हैं दूधनाथ सिंह जी का सबसे आखिर में उपन्यास आखिरी कलाम। उसके बीच में ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं जो कि काफ़ी स्वस्थ थे, पृष्ठों की दृष्टि से काफ़ी स्वस्थ थे। और एक अच्छी बात ये थी कि वो सारे के सारे उपन्यास बेहद चर्चित रहे। ऐसा नहीं है कि भले ही वो उनका आकार बड़ा था तो वो ऐसा नहीं है, कोई एक आध किसी कोई उदाहरण अपवाद हो तो दूसरी बात है, लेकिन ये उस दौर का था ये उपन्यास। तो मैं एक बार फिर, मुझे लगता है कि लगभग बात हरि कथा हरि अनंता, क्योंकि मित्रों ये ऐसे विषय होते हैं कि इस पर आप जितनी बातें करें, जितनी चाहें आप करें, इसका कोई ओर छोर नहीं होता। तो मैं एक बार फिर जन सुलभ पुस्तकालय और मित्र अपने अर्पण कुमार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आज बुलाया। और मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें, ये एक अच्छा प्रयास है। और इन्होंने एक जैसे ये किया कि लेखक के पहली रचना, पहले उपन्यास पर इस तरह से बात होनी भी चाहिए। और चूँकि मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस उपन्यास को ये 20वां साल है, और चूँकि हम अपना मूल्यांकन, लेखक सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को दूसरे से करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो खुद उसका मूल्यांकन करता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने धैर्य से मुझे सुना। और मैं अर्पण कुमार जी और जन सुलभ पुस्तकालय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, इजाज़त दीजिए।